अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोरोसिटी। पोरोसिटी का मकसद क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है उसका रेशो जब भी हम बल्क वॉल्यूम के साथ लें तो उसे हम कहते हैं पोरोसिटी। मतलब ई बराबर ई, जो पोरोसिटी जिसे हम ई से शो करते हैं वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बल्क। मतलब जो हमारे पास बल्क वॉल्यूम होती है उसको जो है हम वाइड के वॉल्यूम से अगर रेशो लें तो वो हमारे पास आ जाता है पोरोसिटी। अब हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए थे वॉल्यूम ऑफ वाइड जो बराबर होता है बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। तो अगर ये हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1 माइनस VT अपान VB। और पोरोसिटी को हम परसेंटेज की बेसिस पे लेते हैं तो इसीलिए इस टोटल को हम जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी हम कहते हैं मास टू वॉल्यूम रेशो। जब भी हमारे पास मास का वॉल्यूम के साथ रेशो लिया जाए तो उसे हम जो है मटेरियल की डेंसिटी कहते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम पोरोसिटी होगी। मतलब पोरोसिटी का डेंसिटी के साथ उल्टा रिलेशन है। मतलब जो भी ज़्यादा पोरस मटेरियल होगा उसमें जो है डेंसिटी कम होगी, जबकि डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो उनमें पोरोसिटी कम होगी। सो पाउडर की जो वॉल्यूम हमने डिस्कस की थी उसकी बेसिस पे डेंसिटी की 3 हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं। ट्रू डेंसिटी में क्या होगा, मास अपान ट्रू वॉल्यूम। इसके अलावा ग्रेनुलर डेंसिटी में हमारे पास मास अपान ग्रेनुलर वॉल्यूम। इसके अलावा बल्क डेंसिटी में हमारे पास जो है मास अपान बल्क वॉल्यूम होगी। अप्लाइड फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पास जब भी हम जो है किसी सॉलिड बॉडी पे इफेक्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना उसके अंदर चेंज आते हैं, उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है, नेचर चेंज हो जाती है लोड की वजह से जो है ना हमारे पास सॉलिड मटेरियल की। एक होता है स्ट्रेन का मकसद क्या होता है कि एक डीफॉर्मेशन होती है इस फोर्स की वजह से, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। इसके अलावा दूसरा होता है स्ट्रेस मतलब जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जो फोर्स का रेशो रिक्वायर्ड होता है स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए। जो डीफॉर्मेशन हमने कहा था उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स का रेशो हमें रिक्वायर्ड होता है ना अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। मतलब ये क्या बन जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब 3 हमारे पास जो है ना स्ट्रेस की टाइप है, मतलब वो ज्योमेट्री में जो चेंजेस ला रहे होते हैं उसकी बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा जो है कंप्रेशन स्ट्रेंथ और तीसरा शियर स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास स्ट्रेचिंग वाला होता है। मतलब जब भी हम मटेरियल को स्ट्रेच करें तो उसकी वजह से ए वाला आप डायग्राम देखेंगे पहले जो था उससे वो स्ट्रेच होके फैल गया है थोड़ा, तो ये हो गया स्ट्रेचिंग वाला। इसके अलावा दूसरा कंप्रेशन स्ट्रेंथ मतलब हम उसको कंप्रेस करेंगे, पहले जो वॉल्यूम होती है ना उसको ऊपर और नीचे से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। और तीसरा होता है शेयर स्ट्रेंथ मतलब हम जब साइड्स से जो है ना स्ट्रेस प्रोवाइड करें तो वो हो जाएगा हमारे पास शियर स्ट्रेंथ। कंप्रेशन जब भी हम जो है ना बल्क वॉल्यूम में रिडक्शन कर रहे होते हैं ना तो उसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आते हैं जिनके थ्रू वो कंप्रेस हो रहा होता है। सबसे पहला रीपैकिंग जब भी हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम रिडक्शन करनी होती है ना, जैसे ही हम लोड अप्लाई करना शुरू करते हैं या फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं किसी भी पार्टिकल्स पे, तो उनकी रीपैकिंग स्टार्ट हो जाती है पाउडर पार्टिकल्स की। ठीक है, पहला मतलब कंप्रेशन का स्टेज ही हमारे पास यही है। जैसे हम बल्क वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे या लोड अप्लाई करेंगे तो उनकी रीपैकिंग स्टार्ट होगी। अब इस डायग्राम में देखेंगे इनिशियली हमारे पास जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ स्पेसेस हैं और ये सारी चीज़ें, तो जैसे ही हमने उस पर लोड रखा तो उसकी वजह से वो उन्होंने ख़ुद को जो है रीअरेंज करना शुरू कर लिया या रीपैक करना शुरू कर लिया, तो उसकी वजह से स्पेसेस उनके दरमियान ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड होता है डीफॉर्मेशन जैसे ही लोड हमारे पास इंक्रीज़ होगा ना तो अब वो रीपैक या रीअरेंज खुद को नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही फर्दर हम कंप्रेशन प्रोवाइड करते रहेंगे या लोड प्रोवाइड करते रहेंगे तो फिर जो है ना पार्टिकल की डीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पहले एक स्टेज ऐसी थी कि जहाँ तक हम लोड अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने ख़ुद को रीपैक किया या रीअरेंज किया, मगर अब फर्दर लोड अगर हम अप्लाई करें तो वो रीपैक या रीअरेंज नहीं कर सकते पार्टिकल्स, तो अब जो है डीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो डीफॉर्मेशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इलास्टिक डीफॉर्मेशन, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन और ब्रिटल फ्रैक्चर। इलास्टिक डीफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम लोड रिमूव करें ना, अब वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है इलास्टिक है, तो जैसे ही हम लोड रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो डीफॉर्मेशन है ना वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब ज़्यादा उसका जो कंटेंट है वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जैसे ही हम लोड रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे रबड़ होती है, रबड़ के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे ही प्रेशर हटाते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना उनमें कुछ अमाउंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन की ज़रूर होती है। एग्जांपल हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, इन पाउडर्स पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनमें
थोड़ी अमाउंट जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की ज़रूर होती है। सेकंड, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा, अब प्लास्टिक के ऊपर जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस वर्ड से ही ज़ाहिर हो जाएगा, वो इलास्टिक था तो ये प्लास्टिक है। तो प्रेशर के बाद वो क्या होता है, जब हम प्रेशर हटाते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। तो यही यहाँ पे केस है कि पाउडर सॉलिड्स ना वापस इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे ही हम उससे फोर्स रिमूव करेंगे ना, तो इन केसेस में क्या होगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से मतलब वो जो रिमेनिंग स्पेसिस वगैरह थे वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, तो उनकी वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। यह मैकेनिज़्म कब होता है, जब भी जो है ना हमारे पास शियर स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम हो, ठीक है। टेंसाइल हमारे पास क्या थी, स्ट्रेच वाली जो थी, उससे हमारे पास अगर शियर स्ट्रेस कम हो तो उसके कंडीशन में हमारे पास ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। ड्वेल टाइम हम किसे कहते हैं, जब भी हम पंचेस के थ्रू की टेबलेट को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के दौरान जो जितना टाइम वो फोर्स वहाँ पे रहता है ना पंचेस का टेबलेट के ऊपर, उसे हम कहते हैं ड्वेल टाइम, ठीक है। अगर ड्वेल टाइम ना हो तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, टैबलेट की लेमिनेशन हो जाएगी। लेमिनेशन का मकसद क्या होता है कि टैबलेट जो है लेयर्स में टूट जाती है। इसके अलावा जो ड्वेल टाइम के दौरान जब वो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है ना ड्वेल टाइम के दौरान, वो एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है। थर्ड है हमारे पास ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर का मकसद क्या है कि जब शियर स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में पार्टिकल जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाएंगे और उसके अंदर से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो जाके एयर या जो वो वाइड थे या स्पेसिस थे उनको फिलअप कर लेंगे। मतलब हमारा जो पार्टिकल था वो ब्रेक करेगा, खुद को फ्रैक्चर होगा और उससे जो है छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो फ्रेगमेंट्स जाके जो है एयर स्पेसिस या उन वाइड्स को फिलअप कर लेंगे। ये ज़्यादातर जो है ना हार्ड ब्रिटल पार्टिकल्स के अंदर हो रही होती है ब्रिटल फ्रैक्चर। जैसे हमारे पास शुगर की एग्जांपल है, शुगर पे अगर हम फर्दर प्रेशर अप्लाई करते रहे तो वो जो है ब्रेक डाउन कर देगी उन क्रिस्टल्स को प्रेशर। कंसोलिडेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो है मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जब भी पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके जो है दो प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, एक कोल्ड वेल्डिंग, दूसरा फ्यूजन बॉन्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है कि जब भी दो पार्टिकल के सरफेसेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने की वजह से ना उनकी जो फ्री सरफेस एनर्जीज़ होती हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाती हैं, ठीक है। उस अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। और इनमें मतलब कितना क्लोज हो गए जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो 50 नैनोमीटर से कम की स्पेस पे आ जाएंगी ना जैसे ही दो पार्टिकल्स, तो उसके बाद उनकी फ्री सरफेस एनर्जीज़ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू खुद को अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। ये जो है ना जैसे इंटीरियर पार्टिकल्स के दरमियान मतलब उनमें बॉन्ड बन रहा होता है, तो इसी तरह का जो है ना बॉन्ड इनमें भी बनेगा हमारे पास। इसके अलावा सेकंड जो फ्यूजन बॉन्डिंग है, फ्यूजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जब भी हम एक पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर पार्टिकल होते हैं, तो एक इतने प्रेशर के हो जब अप्लाई हो जाए तो उसमें एक हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। मतलब हम प्रेशर अप्लाई करते रहें तो मशीन्स के अंदर उस प्रेशर की वजह से हीट वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो हीट अगर बाहर नहीं निकल पाए तो वो जो है वहाँ पे लोकली टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी और वो टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो पार्टिकल्स का एरिया जो उस टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में वो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा कि अब वो मेल्ट वहाँ पे सॉलिडिफाई होगा बाद में, जैसे ही हम उससे प्रेशर हटाएंगे, स्ट्रेस रिलीव करेंगे, ठीक है, वो वहाँ से जो है मेल्ट वापस सॉलिडिफाई होगा तो वो फ्यूजन बॉन्डिंग कराएगा। मतलब वो जो है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ मिला देगा, तो उसी से जो है मास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब वो हीट की वजह से वहाँ पे मेल्टिंग हुई और उसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग हो गई। कंसोलिडेशन पे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जो कोल्ड और फ्यूजन बॉन्डिंग को। पहला जो है केमिकल नेचर ऑफ मटेरियल। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो तो टैबलेट सही नहीं बन पाएगी। मतलब उनके दरमियान अगर पार्टिकल्स की जो है केमिकल नेचर ऐसी है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो फिर जो है हमारे पास कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगी, तो टैबलेट जो है वो पुअर बनेगी। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल फोर्सेस, अगर लार्ज सरफेस एरिया हमारे पास अवेलेबल है तो कंसोलिडेशन अच्छी होगी, क्योंकि जितना सरफेस एरिया उनको अच्छा मिलेगा तो वो एक दूसरे को इतना अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे फ्री सरफेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होंगी। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सरफेस
कंटामिनेशन। अब अगर सरफेस के ऊपर कंटामिनेशन है वहाँ पे, तो वो क्या करेंगी, कंसोलिडेशन को हिंडर करेंगी, कंसोलिडेशन होने नहीं देंगी। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो सरफेस पे ही थे, हमने कहा था कि सरफेस पे जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब वहीं पे कोई कंटामिनेशन मौजूद है तो वो खुद को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे या उनकी जो है वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इंटर सरफेस डिस्टेंसेस, जितना जो है पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उनमें कम बॉन्डिंग होगी। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। रोल ऑफ मॉइस्चर, अब मॉइस्चर का भी ना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंसोलिडेशन में। एटलीस्ट थोड़ा मॉइस्चर जो है ना वो मौजूद होता है, कैप्सूल, टैबलेट, जो भी हमारे पास फार्मूलेशंस है ना, इनमें मॉइस्चर की थोड़ी कंसनट्रेशन मौजूद होती है। 1% से बिलो भी अगर हमारे पास मॉइस्चर मौजूद होता है ना, तो उसका भी जो है बहुत इफ़ेक्ट होता है। फीड मटेरियल या जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होता है ना, उसमें उस 1% मॉइस्चर का भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर 0.02% मॉइस्चर हमारे पास मौजूद हो तो वो जो है ना अप्लाइड फोर्सेस, जो लोअर और अपर पंचेस में हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो 0.02% मॉइस्चर भी उस फोर्स पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है अपना। इसके अलावा अगर 0.55% मॉइस्चर हमारे पास मौजूद है ना, तो वो जो हमारे पास टोटली ड्राई मटेरियल होता है उससे बिल्कुल रिवर्स बिहेवियर शो कर रहा होता है वो इतना सा मॉइस्चर भी, 0.55% भी। क्रिटिकल फैक्टर्स जो है ना वो हम देख रहे होते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितनी मौजूद है पाउडर सरफेस में, ताकि हमारे पास रिमेनिंग वाइड्स या जो वो बेड के अंदर स्पेसेस है उनको फिल किया जा सके। तो इसीलिए जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट भी ज़रूरी होता है कि मॉइस्चर कंटेंट से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास इतना जो है मॉइस्चर कंटेंट फर्दर ज़रूरी है, ताकि जो है हम सरफेस के अंदर जो वाइड्स है ना उनको फिलअप किया जा सके। अगर पोरोसिटी में रिडक्शन होती है, ठीक है, जैसे ही कंप्रेशनल फोर्सेस ज़्यादा पड़ते हैं तो पोरोसिटी कम होगी क्योंकि कंप्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से वो जो वाटर उन स्पेसेस में वाइड्स के अंदर मौजूद होता है ना, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और फिर उस बाहर आने वाले मॉइस्चर जो होगा ना वो एक्ट करेगा एज अ लुब्रिकेंट। डाई वाल पे जो है वो एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होगा, मगर कभी कभार वो लुब्रिकेंट के अलावा ये भी कर सकता है कि उसकी वजह से ना मटेरियल स्टिक होना शुरू हो जाए पंचेस पे, क्योंकि हमने जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, वो वाइड के दरमियान हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक मॉइस्चर का जो है कंटेंट मौजूद होता है, वो अब ऊपर आता जा रहा है कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। वो जैसे ही आया उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा मटेरियल जो है ना वो पंचेस पे स्टिक हो जाएगा उस मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी किए गए जिनका थर्मल डिहाइड्रेशन का ना टैबलेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट देखा गया है, ठीक है, जो मुख्तलिफ हाइड्रेट से बनी हुई टैबलेट हैं। अब ये जो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पे हमारे पास डिहाइड्रेशन की गई है, तो उसकी बेसिस पे जो है वो टैबलेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ किस तरह वो टूट रही है वो डिपेंड करेगी कि किस टेम्परेचर पे उसको डिहाइड्रेट किया गया है, कितने टेम्परेचर पे उसका पानी रिमूव किया गया है। और ये डिहाइड्रेशन जो है ना वो हमारे पास उसकी वजह से जो क्रिस्टल होता है ना, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो चेंज हो जाती है और वो चेंज होने की वजह से फिर हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा पोरस मास बन जाए। इसके अलावा मॉइस्चर ज़रूरी होता है हमारे पास मॉइस्ट ग्रेनुलेशन के लिए भी। जब भी हमें मॉइस्ट ग्रेनुलेशन करनी होती है टैबलेट की, तो उसके लिए भी हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।